हिस्ट्री क्या थी, क्या रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि एक नियरली लॉस्ट सिचुएशन से जहां पे बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है और वहां से आपने विक्टोरियस आना है, और वो कैसे हमारे जाबाज सिपाही लड़ाके जिनके भाई बंधु खोए, जैसा कि आपको जनरल शर्मा साहब ने बताया 546 कैजुअलिटीज। और इतने तुसें मैं एक गल दसना चाहना, 544 कैजुअलिटीज 100 के करीब जम्मू दियां कैजुअलिटीज ने, यानी कि शहादत जी दित्ती लोकें वो जम्मू के लोकें 100, हिंदुस्तान की आबादी उसमें 100 करोड़, जम्मू की 1 करोड़, तो पूरे हिंदुस्तान से 544 तो जम्मू के 100, तो कोदा योगदान ज्यादा होया। इस चीज की डोगरे ने इसे पछाणना है, ये डोगरे का काम है। तो ये डोगरे वो जेडे जनरल जोरावर सिंह उनकी वंशज इतने साढ़े कन्नै बैठे थे, तो इन्हें जोरावर सिंह जेड़ा उन्हें कैंपेन लड़िया हा, ये वो कैंपेन हा उससे कंडीशंस उसे तरीके कन्नै उसे कमियां कन्नै। ते दूए जेडे बैटल ऑफ थर्मोपल्ली, बैटल ऑफ हाइफा, ते वो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जेडे लोग इन्नियां गल्लां करदे न, कोई लड़ाइयां इंदे बराबर दे नहीं हैन। ते जिन्हें इत्थे अपना पूरी सुप्रीम सैक्रीफाइस दित्ती, अपना बिल्कुल सब कुछ निछावर करी ओड़िया, अपनी लाइफ देई ओड़ी, ते उंदे जेडे परिवार साढ़े कन्नै बैठे थे, इन्हें कोटि कोटि नमन। इंदे कन्नै तुसें सॉलिडैरिटी दसनी है, एक जनियां बैठे बैठे के तालियां बजाई ओड़ो। थैंक यू वेरी मच। ओके, सिंस टाइम इज लेस, पाकिस्तान ने जो किया था उसको उन्होंने बोला ऑपरेशन अल बदर, और जब हमने रिटेलिएट किया उसको हमने नाम रखा ऑपरेशन विजय। आर्मी का ऑपरेशन विजय, एयरफोर्स का, क्योंकि आर्म फोर्सेस की लड़ाई थी, अकेली आर्मी की नहीं थी, एयरफोर्स की ऑपरेशन सफेद सागर, एंड इवन नेवी। आप लोग हैरान हो गए कि नेवी यहाँ कहाँ आ गई, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा था तो दूसरे फ्रंट पे जाकर के कराची से बॉम्बे की तरफ, कच्छ की तरफ, अपने गुजरात की तरफ वो पाकिस्तानी नेवी अटैक कर सकती थी। तो हमारी नेवी ने भी एक ऑपरेशन तलवार चलाया और उन्होंने पूरा का पूरा कराची का हार्बर ब्लॉक कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान की नेवल फोर्स वहां से आने की जरूरत ना करे। तो एक जॉइंट ऑपरेशन था। अब इसका जो एरिया है, इसके पहले कि मैं आपको कुछ बोलूं तो मुझे यहाँ की ज्योग्राफी आपको 1 मिनट में समझाना बड़ा जरूरी है। अब ये नक्शा आप देख रहे हैं और इस पर आप अगर देखें तो ये हमारी लाइन ऑफ ये लाइन ऑफ कंट्रोल डॉटेड लाइन में है। ये काकसर जहां लिखा हुआ है ये एक्चुअली कारगिल के बगल में है, तो ये बटालिक है, ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है NJ 9842 की तरफ। और यहाँ पे सियाचिन से ये सीधी लाइन जो खड़ी है ये रफली सॉल्टेरो रिज है जो हमने अभी ऑक्यूपाई कर रखी है। और यहाँ से पाकिस्तानी कहते हैं कि NJ 9842 जब शिमला समझौता हुआ और ये लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केट हुई, तो क्योंकि इसके आधे का इलाका जो है ग्लेशिएटेड टेरेन है, इतना दुर्गम इलाका है कि वहाँ जाना संभव नहीं है, तो उन्होंने लिखा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो NJ 9842 तक है एंड बियॉन्ड। तो बियॉन्ड की जो डेफिनेशन पाकिस्तानियों ने सोची, उन्होंने बनाई ये जो यहाँ से काराकोरम पास तक, यानी कि पूरा सियाचिन पाकिस्तानियों का है। बट हमने बोला कि दुनिया भर में जो एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मापदंड हैं कि अगर आप कोई बाउंड्री बनाते हैं तो वो कोई वाटर शेड पे होती है, कोई माउंटेन रेंज पे होती है, कोई रिवर पे होती है, तो इस तरीके से नेचुरल फीचर्स पे होती है। तो ये सॉल्टेरो रिज जो थी, जो ये रफली दिखाई हुई है, तो यहाँ पे हमने ऑक्यूपाई कर लिया था। अभी ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं इसकी अभी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये वॉर हुई क्यों, तो उस पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और ये बात नहीं कि 1991 में पहली बार ये ऑक्यूपाई किया था, 1947 में भी, जिसको आप कबाली रेड कहते हैं, वो कबाली रेड नहीं था, वो पाकिस्तानी आर्मी का रेड था, रेगुलर्स एंड इरेगुलर्स, अबेटेड बाय ब्रिटिश, साइंड बाय ब्रिटिश आर्मी जनरल मैसेरवी। उनका ऑर्डर था अटैक करने का J&K स्टेट के ऊपर। ये उस वक्त भी उन्होंने इसको कैप्चर किया था, और उस वक्त भी जनरल स्पैरो ने इनको मात देते हुए टैंकों को वहां चढ़ाया जहां पैदल जाना मुश्किल था, टैंकों को वहां चढ़ाया और ये सारे जगह इविक्ट कराई। और उन टैंकों का कमांडर कौन था? कोई पुराने बुजुर्ग टैंकों के कमांडर कौन थे? उस वक्त मेजर साहब, अभी कर्नल साहब, 98 ईयर्स वाले, आज भी गांधीनगर में रहते हैं। वो उस दिन उन्होंने ये कर्नल जवाहर दूसरे हैं, ये कर्नल ही हैं, ये गांधीनगर में रहते हैं। और दूसरे कश्मीर फ्रंट पे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल भी थे। अभी ये एक्चुअल डोगरे लेजेंड्स हैं जिनको आपको उनके बारे में पता होना चाहिए।
आज जनरल साहब आ नहीं पाए, गोवर्धन सिंह, क्योंकि उनको मैंने बुलाया था, तो उन्होंने अपनी हेल्थ की वजह से, उनकी वर्टिब्रल प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम है, 3-4 वर्टिब्रल्स खराब हो चुके हैं, पेन बड़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं नहीं आ सकता। तो एनीवे, तो ये डोगरों का काम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उस वक्त भी एविक्ट किया। उसके बाद जब 71 वॉर में पाकिस्तान को पता लग गया भाई कन्वेंशनल वॉर में हम इंडिया से नहीं जीत सकते, फिर उन्होंने 90 के अंदर, शायद आपको पता नहीं होगा, एक जनरल अब्बासी थे, कमांडर फोर्स, कमांडर नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के, उन्होंने भी कोशिश की, मुंह की खाई। फिर 92 में अटेम्प्ट हुआ, मुंह की खाई। फिर 84 में जो ये सियाचिन वाला हमने ऑक्यूपाई किया था, कि उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि हमें पता लग गया था कि पाकिस्तानी आके सोल्टरो रिज पे कब्जा करने वाले हैं। हमारे जवान, वीर जवान, लड़ाके, शूरवीर, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी स्पेशलाइज्ड चीज़ों के सीधे सियाचिन पे चढ़ गए। और सूबेदार बाना सिंह कहाँ के हैं? ऑनररी कैप्टन जम्मू के। हम सब जम्मू वाले डोगरे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, और सब जात पात कोई भी, सब डोगरे हैं। तो ये डोगरों की कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इलाके में। फाइनली क्या हुआ कि उस वक्त जब सियाचिन में उन्होंने मात खाई, तो वहाँ पे उनके एक कमांडर थे, ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, वो एक कमांडो थे, और उन्होंने उनके दिल में चुभ गई बात कि हिंदुस्तान ने हमें यहाँ मात दी है। उसके बाद वो मेजर जनरल बने, लेफ्टिनेंट बने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। उनके दिल में ये खटकता रहा कि ये क्या हो गया, हमने बदला लेना है। और इस जगह की खासियत ये है कि ये अगर ये हाईवे जो डोमिनेट करते हैं, अगर इसको तोड़ दिया जाए, हाईवे कट ऑफ कर दी जाए, तो सियाचिन की रसद बंद हो जाएगी, लेह लद्दाख की रसद बंद हो जाएगी, तो हिंदुस्तान से लेह लद्दाख कट जाएगा और वो फिर आकर के सियाचिन में जीत लेंगे। तो आज तो खैर हमारे पास, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मनाली का रास्ता बना लिया। अभी किश्तवाड़ से रास्ता जो जनरल जोरावर ने शुरू किया था, वो भी अभी टनल्स बन रही हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उस वक्त ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, इंडिया के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती अगर हम इसको खो देते। तो 99 में फरवरी में हिंदुस्तान एज यूजुअल पाकिस्तान से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, सदाए सरहद की गाड़ी का नाम था, उस पर बैठ के अमृतसर से, अटारी से होते हुए पाकिस्तान पहुंचते हैं। नवाज शरीफ उनका स्वागत करते हैं, उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और हमें उस वक्त यह नहीं पता था कि यही 21 तोपें आज से 2 महीने के बाद हमारे सैनिकों का खून मांगेंगी। मगर ये एक पीठ में छुरा पहुंचने वाली बात थी। अब वो पाकिस्तान कहता है कि नवाज शरीफ को नहीं मालूम था कि परवेज मुशर्रफ ने ये प्लान कर लिया है। इस पर बड़ी डिस्कशन होती है, डिबेटेबल है, वी नॉट गोइंग टू दैट। तो पॉइंट ये है कि फरवरी का ये मई के महीने में एक चारवाहा आके हमको बताता है कि देखिए मैं अपना याक चरा रहा था, मुझे वहाँ पे लोगों की डिप्लॉयमेंट मिली है। तो पहले किसी ने माना नहीं, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल दुर्गम इलाका है। यहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री है, मेरे पास स्लाइड है, बाद में बताऊंगा। 30 डिग्री स्लाइड टेम्परेचर है, इनहेबिटेबल नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साइड के लोग, जब सर्दियां शुरू होती थी, बर्फ गिरती थी, तो वो वापस आ जाते थे पोस्ट विकेट करके। तो पाकिस्तान को ये पता था, उन्होंने बोला कि इस बार जैसे इंडिया ने हमें 84 में हमें चकमा दिया, इस बार हम इंडिया को चकमा देंगे। और शायद वो चकमा देने में कामयाब हो गए। 140 पोस्ट पे उन्होंने कब्जा किया, हमारी पोस्ट। उन्होंने अपने बंदे डाले, अपने वेपन्स डाले, स्टॉकिंग करी, लॉजिस्टिक्स, एमुनिशन, सब कुछ करके तैयार बैठे। और जब हमें पता चलता है तो पहली हमारी पेट्रोल जाती है, वो एम्बुश हो जाती है। तो 2 मई को लोग रेकी करते हैं तो पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। 9 मई को उनका एक गोला आगे कारगिल में गिरता है, हमारा एक बहुत बड़ा एमुनिशन डंप बिल्कुल तबाह हो जाता है। उसे बोलते हैं उस वक्त शायद कोई 187 करोड़ का नुकसान हुआ इंडियन आर्मी को या इंडिया को। उसके इस समय हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो भी सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल यूरोप में, शायद बल्गारिया का